प्रिय बच्चों, मंजरी की पृष्ठ संख्या 106 खोलिए। हम लोग हरिशंकर पारसाई जी का व्यंग पढ़ रहे हैं, जिसमें एक पृष्ठ की कहानी हम लोग पढ़ चुके हों, बस यात्रा। दूसरा 106 पेज पर ऊपर देखें और मेरे साथ शुद्ध उच्चारण में पढ़ते हुए प्रयास कीजिए कि शुद्ध शुद्ध शब्दों का उच्चारण आप लोगों के मुख से हो सके। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, अर्थात 15-20 मील प्रति घंटा हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था अंग्रेज़ों के राज में, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में, यानी कम चांदनी में, वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा यानी बूढ़ी थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी प्राण का अंत, मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में, यानी निर्जन वन में, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे बस की आँखों की ज्योति जाने लगी, यानी जो आगे बल्ब लगे हुए थे वो फुक फुक करने लगे, कम हो गए, रोशनी कम निकलने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग यानी बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है, अर्थात बहुत मुश्किल से मिलती। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का
सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद यानी आशा छोड़ दी थी। पन्ना क्या? पन्ना ये कॉपी का किताब का पन्ना मत समझा। पन्ना मध्य प्रदेश में एक नगर का नाम। पन्ना क्या? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना। प्रयाण यानी प्रस्थान कर जाना, चले जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी व्याकुलता, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। ये व्यंग बड़ा हास्य रस से भरा हुआ है। खूब हंसिए। और वो बूढ़ी बस से कैसे यात्रा होती है इसे बार बार पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। यह व्यंग विधा कहलाता है। जैसे कहानी होती है, निबंध होता है, उसी तरह गद्य साहित्य में एक निबंध विधा होता है, अरे व्यंग विधा होता है। यह बस और बस के मालिक पर व्यंग किया गया। अब इसमें शब्दार्थ अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख डालिए और साथ ही 100 पहले कुछ करने को समझ लीजिए। 107 पेज पर देखिए। प्रश्न अभ्यास। अधिक धुआं फेंकने वाले जर्जर और बहुत पुराने वाहन गाड़ियाँ वायु प्रदूषण और अन्य खतरों को बढ़ावा देते हैं। एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। वायु प्रदूषण के अन्य घटक कौन कौन से हैं, इसका उल्लेख करते हुए वायु प्रदूषण पर एक लेख तैयार कीजिए। वायु प्रदूषण जैसे पेड़ पौधों का कटना, ये भी एक घटक है। ऑक्सीजन कम होता जा रहा है वातावरण में। टूटी फूटी गाड़ियाँ, पुराने इंजन जो आवश्यकता से अधिक धुआं छोड़ते हैं, इससे भी पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। ध्वनि विस्तारक यंत्र जो जोर जोर से भोंपू बजाते हैं, ये भी वातावरण में वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। प्रश्न 2 है कि वायु प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, नारे तैयार कीजिए। पोस्टर अपने विद्यालय में लगाइए और लोगों को भी जागरूक कीजिए कि वायु प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण है। चारों तरफ गंदगी का ही गंदगी है। तो पोस्टर और नारे बनाइए वायु प्रदूषण पर और उसे बना करके ऐसी जगह लगाइए, चिपका दीजिए जहाँ लोगों की नज़र जाती है, ताकि वे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के प्रति जागरूक हो सकें कि हमें वातावरण में गंदगी नहीं फैलानी है। विचार और कल्पना। लेखक ने बस को सजीव रूप में देखा है। अनुमान लगाइए कि अगर लेखक बस से बातचीत करते तो उनके और बस के बीच में कहाँ कहाँ और क्या क्या बातें होती। आपने भी कहीं न कहीं की यात्रा अवश्य की होगी। अपनी किसी यात्रा के रोचक अनुभवों पर कुछ पंक्तियाँ लिखिए। अब इसके बाद 108 नंबर के पृष्ठ पर इस व्यंग्य से जो प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा भी आवश्यक है कि लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी। इसका उत्तर, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र यानी यात्रा
न करने की सलाह क्यों दी? लोगों ने इस बस से सफ़र न करने की सलाह इसलिए दी कि इस शाम वाली बस से सफ़र समझदार आदमी नहीं करते। हाँ, क्योंकि यह डाकू तो रास्ते नहीं मिलते, लेकिन बस डाकिन है। हाँ, बूढ़ी है, रह रह कर ख़राब हो जाती है, इसलिए इससे यात्रा न करें। दूसरा प्रश्न है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? यह व्यंग की बात है कि बस को देख कर के लेखक के मन में श्रद्धा का भाव इसलिए उमड़ पड़ा कि बस वयोवृद्ध थी, यानी उम्र में बहुत बूढ़ी थी, बहुत पुरानी बस थी, सदियों का अनुभव उसके निशान लिए हुए थी, टूटी फूटी थी, और लोग इसीलिए सफ़र नहीं करते थे उससे कि बुढ़ौती में, वृद्धावस्था में इसे बहुत कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी है। प्रश्न नंबर 3, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? तो जो लोगों को छोड़ने आए थे वो बोले कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। समझा? एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। हाँ, जो छोड़ने आए थे वो बस को ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है भाई, इतनी टूटी फूटी बस है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है और सीधे हम ऊपर की ओर जा सकते हैं, मौत हो सकती है। यही जो छोड़ने आए लोग थे यही सब बातें कर रहे थे। बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? इस वाक्य से लेखक का आशय यही है कि जैसे गांधी जी ने अंग्रेज़ों आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बस के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों लिखा व्यंग्यकार हरिशंकर पारसाई ने? उन्होंने इसलिए कहा कि सविनय यानी विनम्रता के साथ हम अवज्ञा करेंगे, यानी आप कहेंगे कि चलो, और मैं कहूँगी, बस रूपी बूढ़ी कहती है कि मैं नहीं चलूँगी, और चलाने वाले ड्राइवर उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कि नहीं तुम चलो, बस कह रही है कि नहीं चलूँगी। इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा, यानी तुम्हारा कहने आदेश की अवज्ञा कर रही हूँ, आज्ञा नहीं मानूंगी, अवज्ञा है, चलूँगी लेकिन धीरे धीरे चलूँगी। पांचवा, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, लेखक ने किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा? लेखक ने यह बलिदान की भावना बहुत दुर्लभ है, लेखक ने यह सभी यात्रियों के लिए, अपने लिए कहा, इसलिए कहा कि यह बूढ़ी बस समय अनुसार हमें पन्ना नहीं पहुंचा पाएगी। और किस संदर्भ में कहा? बस उस बूढ़ी बस से यात्रा के संदर्भ में कहा।